हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान के विषय में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में जो पढ़ रहे थे हम लोग, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, केंद्र सरकार के पदाधिकारी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो केंद्र सरकार के पदाधिकारी के विषय में जो पढ़ रहे हैं, रेगुलर क्लास आपका चल रहा है, जिसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक चर्चा की गई है। और भाग की बात करें तो भाग 5 में केंद्र सरकार के पदाधिकारी के विषय में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले जो है हम राष्ट्रपति के विषय में बताए हैं, राष्ट्रपति के बाद हम बताए हैं उपराष्ट्रपति के विषय में, उपराष्ट्रपति के बाद इसके विषय में हम संसद के विषय में पढ़ाए थे, और संसद के पढ़ाने के बाद राज्यसभा के विषय में चर्चा किए थे। आज का जो टॉपिक है लोकसभा के विषय में, तो लोकसभा के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आप कोई किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी या जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वहाँ 5 से 6 नंबर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5 से 6 नंबर पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मेरा 100% गारंटी है कि जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। भारतीय संविधान के विषय में अगर पॉलिटी से 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आता है तो ये हम 100% गारंटी लेते हैं, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए, बिना समय गंवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं लोकसभा के विषय में। तो लोकसभा की जब भी बात आती है तो भारतीय संविधान में जो चर्चा की गई है, अनुच्छेद 51 में का लोकसभा की चर्चा की गई है। इस बात को याद रखिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 81 में किस चीज़ की चर्चा की गई है? लोकसभा की चर्चा की गई है। बात समझे? तो भारतीय संविधान में लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 81 में इसकी लोकसभा की चर्चा की गई है। इनके बाद बात करते हैं कि लोकसभा के विषय में ब्रिटेन देश जो है वहाँ लोकसभा का जो नाम दिया गया, हाउस ऑफ कॉमन नाम दिया गया है। ब्रिटेन में लोकसभा को किस नाम से जानते हैं? हाउस ऑफ कॉमन के नाम से जानते हैं, लोकसभा का नाम दिया गया है। इनके बाद जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है ये 5 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। यह एक प्रकार का अस्थायी सदस्य, लोकसभा जो होते हैं ये एक प्रकार के अस्थायी सदस्य होते हैं। ये कभी भी भंग हो सकते हैं। लोकसभा कभी भी क्या हो सकते हैं? भंग हो सकते हैं। यहाँ बंद प्रिंट हो गया है, यहाँ पर भंग होना चाहिए। ये कभी भी भंग हो सकते हैं। बात समझे? इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। लोकसभा जो होता है ये निम्न सदन होता है। परीक्षा में पूछे जाते हैं किस सदन को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। ये जो होता है ये जनता का सदन होता है। बात समझे? ये जनता का सदन होता है, क्योंकि डायरेक्ट वोट लोकसभा के सदस्य को जनता के द्वारा दिया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, इसीलिए इसको जनता का सदन कहा गया है। और इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है। चुनाव जो होता है इसका प्रत्यक्ष रूप से होता है, और यह युवा का सदन होता है। लोकसभा कैसी सदन होती है? युवा का सदन होता है। अब चलिए जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो आयु होती है ये कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तो वह लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। इनके बाद बात करते हैं कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या जो है 552 की गई है। कब? 1991 के जनगणना के अनुसार। बात समझे? तो लोकसभा के सदस्य की अधिकतम जो बात की गई है 1991 में 552 होगी, 1991 के जनगणना के अनुसार। इनके बाद बात करते हैं कि लोकसभा का जो प्रथम गठन किया गया था ये 27 लोकसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा का प्रथम गठन किया गया था। और बात करें लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? लोकसभा की प्रथम बैठक जो हुई थी 13 मई, या मई हो गया है या मई होगा, MAY लिख लीजिएगा। मई 1952 में लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। मूल संविधान में जो लोकसभा की सीट की संख्या थी ये 500 सीट थी। और क्या कर दिया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा लोकसभा का कार्यकाल कितना? 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। बस समझे? याद रखिएगा इस पॉइंट को। 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसका कार्यकाल 6 वर्ष किया गया, जो वर्तमान समय में भी यह कार्यकाल स्थिर है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव 2019 ईस्वी में आपातकालीन के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार
बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, आपातकाल की स्थिति पैदा हो गई थी भारत में 2019 के चुनाव के बाद, तो कार्यकाल जो है लोकसभा का 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि किया गया था 5वीं लोकसभा चुनाव 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। इनके बाद लोकसभा के सदस्य जो अपना त्यागपत्र देगा ये उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा के जो सदस्य जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र जो देते हैं ये अपना उपाध्यक्ष को देते हैं। अगर त्यागपत्र दे दिए तो रिक्त हुए स्थान पर 6 महीनों के अंदर उपचुनाव किया जाता है। उपचुनाव का मतलब क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, 2019 में जो हुआ था लोकसभा का चुनाव, अब मान के चलिए ये 2025 में चुनाव होगा, लेकिन ये क्या कर दिए लोकसभा के एक सदस्य की मृत्यु हो गया या त्यागपत्र दे दिया 24 में, या तो क्या कर दिए 23 में त्यागपत्र दे दिए। 23 में जब त्यागपत्र दे दिए, अब इसका जो इस सीट पर जो चुनाव होगा ये शेष समय के लिए चुनाव होगा। बात समझे, किसके लिए, शेष समय के लिए चुनाव होगा। इनके बाद कोई भी व्यक्ति अधिकतम 2 स्थान से चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा का जो सदस्य होता है ये चुनाव जो लड़ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो है लोकसभा का सदस्य अधिकतम 2 स्थान से चुनाव लड़ सकता है। विवाद होने पर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, अगर विवाद होने लगा कि आप एक ही जगह से चुनाव लड़िए तो पहले हाईकोर्ट ये मामला सुलझाएंगे, इनके बाद हाईकोर्ट से नहीं हुआ तब ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इनके बाद चलिए अनुच्छेद 82 की ओर आते हैं। अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होगा। प्रत्येक बार जनगणना होगा और उसका समायोजन होगा, उसकी चर्चा की जाएगी कि लोकसभा की सीट की संख्या बढ़ाया जाए या घटाया जाए। लोकसभा की सीट की बात करें तो 10 लाख जनसंख्या पर एक संवाद होता है। 10 लाख संख्या पर क्या होता है, संवाद नहीं सांसद होता है। 10 लाख जहाँ पर जनसंख्या पुर गया तो वहाँ पर एक सांसद होगा। वर्तमान में जो परिसीमन आधारित 1971 के जनगणना के पर आधारित है। वर्तमान में जो परिसीमन आयोग बनाया गया है ये 1971 के जनगणना के अनुसार बनाया गया है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। 84वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में सीट परिवर्तन कर 2026 तक स्थिर कर दिया गया है। 84वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी में किया गया और लोकसभा की सीट की संख्या 2026 तक क्या कर दिया गया है, स्थिर कर दिया गया है। और बाद में 2021 के आधारित पर, जनगणना के आधारित पर इसे रखा गया है। अब चलिए परिसीमन आयोग के विषय में जानते हैं। परिसीमन आयोग क्या होता है। परिसीमन आयोग की चर्चा की बात करते हैं। यह 3 सदस्यीय संख्या होती है। परिसीमन आयोग में जो होते हैं ये 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जो होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होते हैं। बात समझे, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इनके बाद बात करते हैं कि प्रत्येक राज्य से एक सदस्य होता है। प्रत्येक राज्य से क्या होता है, एक सदस्य होता है। सर्वप्रथम जो इसका गठन किया गया था 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 ईस्वी में इसका सर्वप्रथम गठन किया गया था और 4 बार यह गठन हुआ है। और अभी तक कितने बार इसका गठन किया गया है, तो 4 बार गठन किया गया है। इनकी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लोकसभा में आरक्षण सीट की बात करें तो लोकसभा में जो आरक्षण किया गया है सुप्रीम कोर्ट में SC मतलब शेड्यूल कास्ट का जो आरक्षण दिया गया है ये 84% दिया गया है और ST का जो आरक्षण दिया गया है ये 47 को दिया गया था, ठीक ना। और ये वर्तमान में ये स्थित प्रावधान है, 84 को लोकसभा में SC का कैंडिडेट आएगा और ST का जो है ये 47 को आएगा। इनके बाद बात करते हैं कि पहले जो थे लोकसभा में ये 79 को SC का थे और ST का 43 को थे सीट। बाद में इसको क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया है। इनके बाद अनुच्छेद 82 क्या कहता है कि तहत संसद कानून बनाकर इसका गठन कर सकता है। लोकसभा की सीट की संख्या में संसद कानून बना करके इसकी संख्या में कमी या वृद्धि कर सकता है। इनके बाद जानते हैं परिसीमन आयोग का क्या कार्य है, उनके विषय में जानते हैं। जनसंख्या के अनुपात में सीट की संख्या बनाना। अगर जनसंख्या जिस अनुपात में है उसी तरह से सीट की संख्या को बनाना यह परिसीमन आयोग का काम है। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या को संतुलित करना। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं वह जनसंख्या का क्या करना है, संतुलित करना है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। 2002 ईस्वी में बनाए गए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कुलदीप सिंह थे। 2002 ईस्वी में जो परिसीमन आयोग
के अध्यक्ष बनाए गए थे ये कुलदीप सिंह थे। बात समझे। इनके बाद चलिए इन्होंने अपना रिपोर्ट जो सौंपा था 2000, कुलदीप सिंह ने 2008 ईस्वी में अपना रिपोर्ट सौंपा था। परिसीमन आयोग 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडुचेरी में ये लागू है। कब? 2008 ईस्वी में। इनके बाद चलिए जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, इनमें से परिसीमन आयोग कार्य नहीं करती है। कौन कौन से राज्य? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें कि परिसीमन आयोग के सदस्य नहीं होते हैं और वहाँ कार्य नहीं करते हैं। जम्मू कश्मीर, नागालैंड, असम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश में परिसीमन आयोग का कार्य नहीं होता। इनके बाद चलिए अनुच्छेद 83 पे आते हैं। अनुच्छेद 83 कहते हैं साधनों की अवधि। साधनों की अवधि का मतलब हुआ लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। और राज्यसभा जो होते हैं ये एक अस्थाई सदस्य होते हैं और ये कभी भी विघटन नहीं हो सकते हैं। इनके बाद आते हैं अनुच्छेद 84 पे। अनुच्छेद 84 कहता है कि राज्यों की अहर्ता। राज्यों की अहर्ता क्या? भारत का नागरिक हो, लोकसभा बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया नहीं हो। पागल और दिवालिया के विषय में हम राष्ट्रपति के चुनाव में बताए हुए हैं। और यह लाभ का पद पर नहीं हो, लाभ का पद पर नहीं हो लोकसभा के सदस्य के बनने के लिए। इनके बाद अनुच्छेद 86 कहता है संसद के 17 वसन। संसद का 17 वसन यह कभी भी विघटन करने की बात आएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 85 के तहत आहूत। आहूत का मतलब होता है सत्र का बुलाना। सत्र का बुलाने का जो काम करेंगे यह राष्ट्रपति काम करते हैं सत्र को बुलाने के लिए। इनके बाद स्थगित का मतलब हो गया कि समाप्त करने की बात अगर आएगा, कुछ समय के लिए रोक देना। स्थगित का मतलब होता है कुछ समय के लिए क्या कर देना? रोक देना। कि रोक देने के लिए, कुछ समय के लिए कार्यवाही को रोक देना स्थगित का मतलब हुआ। ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा के सभापति क्या करते हैं? सत्रावसान करते हैं। सत्रावसान का मतलब होता है सत्र को समाप्त करते हैं। और सत्र को समाप्त करने के लोकसभा के सभापति का मतलब हो गया कि ये राष्ट्रपति करते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है। और विघटन की बात आएगा तो विघटन भी कौन करेगा? ये जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भंग करते हैं, तो ये राष्ट्रपति करेंगे या सभापति, बात एक ही हुआ। इनके बाद चलिए बात करते हैं कि केवल लोकसभा का बहुमत खो देने पर राष्ट्रपति द्वारा विघटन या भंग किया जा सकता है। अगर कोई भी सदस्य है लोकसभा सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है, अगर वह सदस्य क्या हो गया, बहुमत नहीं मिल रहा है, तो लोकसभा को विघटन या भंग कर सकता है। यह राष्ट्रपति को अधिकार है। उनके बाद बात करते हैं संसद के सत्र। संसद के सत्र के विषय में बात करते हैं। एक वर्ष में 3 बार सत्र बुलाए जा सकते हैं, किंतु 2 सत्र का जो अंतराल होता है अधिकतम 6 महीनों का होना चाहिए। तो एक वर्ष में कितनी बार बुलाना चाहिए? तो 3 बार, लेकिन अधिकतम अंतराल जो होना चाहिए कितनी बार कितने माह का होना चाहिए? 6 महीनों का होना चाहिए। इनके बाद बात करते हैं सत्र के प्रकार। सत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सत्र जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है बजट सत्र। बजट सत्र जो पेश किया जाता है ये फरवरी से मई महीना में पेश किया जाता है। और यह सबसे बड़ा जो सत्र होता है, ये कौन सा सत्र होता है? ये सबसे बड़ा सत्र होता है। बजट सत्र जो होता है ये सबसे बड़ा सत्र होता है। इनके बाद बात करते हैं मानसून सत्र। मानसून सत्र जो पेश किया जाता है ये जुलाई और से अगस्त महीने में ये पेश किया जाता है। जुलाई और अगस्त महीने में मानसून सत्र पेश किया जाता है। इनके बाद होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो होता है ये नवंबर और दिसंबर महीने में पेश किया जाता है। शीतकालीन सत्र कब पेश किया जाता है? नवंबर और दिसंबर महीने में पेश किया जाता है। और यह सबसे छोटा सत्र है। बस समझे, सबसे छोटा सत्र ये है। सबसे बड़ा सत्र की बात करें तो बजट सत्र। इनके बाद बात करते हैं कि अनुच्छेद 86 का आता है। अनुच्छेद 86 जो कहता है कि सदनों का अभिभाषण भूषण का संदेश भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को। सदन का जो अधिकार, अभिभाषण जो होंगे ये भेजने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 86 के तहत। इनके बाद आते हैं अनुच्छेद 87 पे। अनुच्छेद 87 आता राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। जैसे कि प्रत्येक वर्ष की प्रथम बैठक में जब बजट सत्र बुलाया जाएगा उसमें राष्ट्रपति का क्या होगा? अभिभाषण होगा प्रत्येक प्रथम बैठक में। इनके बाद होगा क्या होगा? नवनिर्वाचित लोकसभा का प्रथम बैठक जो बुलाएंगे यह राष्ट्रपति ही बुलाएंगे। इनके बाद बात करते हैं नोट में कुछ बातें। राष्ट्रपति के अभिभाषण को मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। राष्ट्रपति को जो भाषण देना है ये किस किस चीज़ पे भाषण देना है इसका जो तैयार करेंगे ये मंत्रिमंडल
तैयार करते हैं। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 88 पे। अनुच्छेद 88 का आता है सदनों की मंत्री तथा महान्यायवादी का अधिकार। सदन में जो मंत्रिमंडल का है, मंत्री का अधिकार और महान्यायवादी का अधिकार। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 89 की। अनुच्छेद 89 की बातें राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के विषय में। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की चर्चा की गई है। सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। सभापति जो होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है, ये संसद का सदस्य नहीं होता है। इनके बाद बात करते हैं पीठासीन कि पीठासीन अधिकारी जो होते हैं ये संसद का सदस्य होता है। याद रखिएगा, पीठासीन अधिकारी जो होते हैं ये संसद का सदस्य होता है। इनके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की सभापति के अनुपस्थिति में उसका कार्य उपसभापति करेंगे। अगर सभापति अनुपस्थित तो उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करेंगे। जब दोनों अनुपस्थित हो तो 6 वरिष्ठ सदस्य राष्ट्रपति जिन्हें चाहे उसे कार्यभार संभाल सकते। सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो 6 वरिष्ठ सदस्य जो होते हैं ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति जिनको चिन्हित करेंगे वही कार्यभार संभालेंगे। सभापति उपसभापति को, सभापति जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र या राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते हैं। समझे, सभापति पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, उपराष्ट्रपति नहीं है तो ये राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकते। हाँ, इनके बाद बात करते हैं त्यागपत्र की। त्यागपत्र उपसभापति जो त्यागपत्र देंगे किसको, सभापति को देंगे। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 93 पर आते हैं। अनुच्छेद 93 क्या कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष वो अस्थाई और अस्थाई सदस्य की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा में अध्यक्ष जो होते हैं और उपाध्यक्ष, अस्थाई और अस्थाई अध्यक्ष की चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वो अस्थाई अध्यक्ष जिसे प्रोटेन स्पीकर कहते हैं, इनकी विषय में चर्चा करते हैं। वो अस्थाई अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं या राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। इनके बाद बात करते हैं इसका कार्य जो है, क्या क्या कार्य है। नए सदन का शपथ ग्रहण, नए सदन का जो शपथ ग्रहण ये दिलाएंगे। शपथ ग्रहण कौन दिलाएंगे, तो ये राष्ट्रपति शपथ ग्रहण दिलाएंगे। इनके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की प्रत्येक आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव के बाद लोकसभा के किसी वरिष्ठ सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। कार्य की समाप्ति के बाद स्वतः यह पद समाप्त हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष जिसको हम लोग स्पीकर कहते हैं, यह पीठासीन अधिकारी है। बात समझे, तो अध्यक्ष जो होते हैं ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। तो अध्यक्ष का या पीठासीन अधिकारी की बात करें तो इसका चुनाव जो होता है ये लोकसभा के सदस्य के द्वारा होता है। इसका कार्यकाल जो होता है लोकसभा के बराबर होता है। जितना कार्यकाल लोकसभा का होता है 5 साल, तो इसका भी कार्यकाल 5 साल का होगा। जैसे ही लोकसभा की कार्यकाल समाप्त तो पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष का भी कार्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की राष्ट्रपति अध्यक्ष के चुनाव में क्या तिथि का निर्धारण करते हैं। राष्ट्रपति जो होते हैं ये अध्यक्ष की तिथि का निर्धारण करता है। अलग से इसका कोई भी शपथ ग्रहण नहीं होता। जैसे लोकसभा होने के नाते लोकसभा के सदस्य का वो शपथ ग्रहण लेता है, उसी में इसको भी शपथ ग्रहण दिला दिया जाता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के पहली बैठक में की जाती है। अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये लोकसभा की पहली बैठक में की जाती है। त्यागपत्र की बात करें तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं ये उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं और उपाध्यक्ष जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकते हैं। इनके बाद बात करते हैं लोकसभा का पीठासीन अध्यक्ष होता है। लोकसभा का जो अधिकारी होता है ये पीठासीन अधिकारी ये अध्यक्ष होता है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। इसका निर्वाचन और अनुमोदन जो करते हैं कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति महासचिव के माध्यम से सभी के पास भेज दिया जाता है और चुनाव साधारण बहुमत से लोकसभा के द्वारा एवं वो अस्थाई स्पीकर भी भाग लेते हैं। वो अस्थाई स्पीकर जो होते हैं जिसको हम लोग अध्यक्ष कहते हैं वो भी भाग लेते हैं और इसका चुनाव जो होता है साधारण बहुमत से लोकसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। लोकसभा भंग होने, गिरने, सरकार के गिरने पर स्पीकर के पद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोकसभा भंग हो गया, सरकार गिर गए, ये कुछ भी हो गया तो स्पीकर के पद पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जब तक पद बना रहेगा तब
तब तक पद बना रहेगा जब तक कि नया स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ हो। मतलब तब तक पद बना रहेगा जब तक कि नया स्पीकर का चुनाव नहीं किया गया हो। इनके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति नहीं करता है, क्योंकि वह किसी भी पद का सदस्य नहीं होता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो वह क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं करते, क्योंकि वह किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं होता। स्पीकर की हटाने की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया की बात करते हैं। तो स्पीकर के हटाने की प्रक्रिया 14 दिन पहले पूर्व क्या होता है, लोकसभा के सदस्य को स्पीकर को सूचना देना होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के सदस्य के द्वारा का न्यूनतम सदस्य जो इसमें होंगे 50 गो सदस्य लिखित उसको लोकसभा के सदस्य को देंगे कि हम आपको हटाने जा रहे हैं। इसके लोकसभा में प्रस्ताव जो आएंगे, लोकसभा में प्रस्ताव जो आया लोकसभा के विशेष बहुमत मतलब 66% से पारित करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए 66% मतलब विशेष बहुमत से इसे पारित करके लोकसभा के सदस्य को हटाया जा सकता है। इनके बाद बात करते हैं कि स्पीकर की शपथ ग्रहण की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। स्पीकर का जो शपथ ग्रहण होगा इसका भारतीय संविधान में नहीं, लेकिन लोकसभा के सदस्य होने के नाते शपथ ग्रहण किया जाता है, लेकिन लोकसभा होने के नाते इसका शपथ ग्रहण किया जाता है। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। स्पीकर को हटाने के लिए संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है। स्पीकर को हटाने के लिए की जो बात करती है लोकसभा में विचार रखे जाते हैं। तो अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नहीं होगा, और अध्यक्ष जो होंगे ये पीठासीन अधिकारी फिर नहीं होंगे, किंतु उन्हें लोकसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। अगर इसको पद से हटा दिया गया तो लोकसभा में बोलने भाग लेने का अधिकार होगा। बस समझे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। ऐसे स्थिति में आम सदस्य के रूप में मत देना ना कि निर्वाचन मत का प्रयोग करना। ऐसे स्थिति में वो अपने लोकसभा होने के नाते वो अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं और उसका मत निर्णायक मत नहीं माना जाएगा। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। नोट में कुछ बातें हैं उनको भी जान लेते हैं। भारत में स्पीकर का इतिहास 1922 ईस्वी से है। तो परीक्षा में पूछे जाएंगे भारत में जो स्पीकर के इतिहास की बात करें तो 1922 ईस्वी में। फ्रेडरिक वाइट की बात करें तो भारत का पहला केंद्रीय मंत्री अध्यक्ष था। फ्रेडरिक वाइट जो तो ये भारत का पहला केंद्रीय मंडल का ये अध्यक्ष थे। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो ये मीरा कुमारी, या कहीं कहीं मीरा कुमार भी लिखा रहा था। पहले उपाध्यक्ष की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम निर्वाचित भारतीय अध्यक्ष की बात करें विट्ठल भाई पटेल। याद रखिएगा ये सब स्टैटिक पॉइंट के अंतर्गत आता है। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें गणेश वासुदेव मालंकर जो 1946 से 1956 तक अपने कार्यकाल किए थे। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो आनंद सायाराम आयंकर। इनके बाद बात करते हैं अध्यक्ष का कार्य क्या क्या होता है। ये धन विधेयक का निर्णय करना। ये पॉइंट याद रखिएगा, VVI पॉइंट बताने जा रहे हैं। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन रहता है। अगर UPSC BPSC बिहार दरोगा बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो ये मेरा 100% गारंटी है अध्यक्ष के कार्य से एक क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है धन विधेयक पर निर्णय करना। कई बार एग्जाम में बाबू पूछा हुआ धन विधेयक पर निर्णय कौन करता है, तो ये अध्यक्ष करता है। सदन को स्थगित करना दूसरा पॉइंट है। क्या? सदन को स्थगित करना। प्रश्नों का श्रेणी का निर्णय करना। क्षेत्रीय भाषा बोलने की अनुमति देना, यह अध्यक्ष का कार्य यह है। निर्णायक मत का प्रयोग करना, यह अध्यक्ष का कार्य है। दल बदल कानून पर निर्णय करना, दल बदल पर निर्णय करना, यह अध्यक्ष का कार्य है। सदन का कार्यक्रम निर्धारित करना, यह अध्यक्ष का कार्य है। समितियों का चुनाव की बात करें तो ये अध्यक्ष का काम है। समितियों की नियुक्ति की बात करें तो ये अध्यक्ष का कार्य है। इनके बाद बात करते हैं लोकसभा के सदस्य का त्यागपत्र स्पीकर को देता है। लोकसभा के सदस्य जो है ये त्यागपत्र ये अध्यक्ष। स्पीकर की बात करें तो ये अध्यक्ष होता है। सभी समितियों अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपता है। सभी समिति जो है ये अपना रिपोर्ट जो है किसको सौंपते हैं? अध्यक्ष को सौंपते हैं। विधेयक को पेश करने का अनुमति जो देते हैं ये अध्यक्ष ही देते हैं।
स्पीकर जिसको कहते हैं। इनके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संसद की सुरक्षा का जिम्मेदारी निर्वहन ये अध्यक्ष का ही है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सदस्यों के लिए आवास अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी करेंगे कौन, तो अध्यक्ष करेंगे। और लोकसभा के जो सदस्य होंगे, आवास और अन्य सुविधाएं जो होंगे तो ये अध्यक्ष ही करेंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद रिक्त हो तो इस अवधि के लिए अध्यादेश कर्तव्यों का निर्वहन कर वह व्यक्ति करेगा जो जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो गया हो तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति को अधिकार है अध्यादेश जारी करके राष्ट्रपति जिसे चाहे नियुक्त करके उसको कार्यभार संभालने के लिए दे सकते हैं। इनके बाद बात करते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुपस्थिति एवं उपाध्यक्ष पीठासीन अधिकारी होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करते हैं ये कौन करते हैं, उपाध्यक्ष करते हैं। और अनुपस्थिति होने पर भी उपाध्यक्ष ही पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। इनके बाद चलिए अध्यक्ष की शक्ति का अधिकार। अध्यक्ष के शक्ति और अधिकार के विषय में जानते हैं, कौन कौन से अधिकार और शक्ति है इनके विषय में जानते हैं। लोकसभा के कार्यों का संचालन जो करते हैं एवं नियंत्रण ये लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। इनके बाद बात करते हैं लोकसभा सचिव का नियंत्रण जो करते हैं ये अध्यक्ष ही करते हैं। संसदीय समितियों की अध्यक्षता जो करते हैं ये कौन करते हैं, ये नियुक्ति जो करते हैं ये अध्यक्ष ही करते हैं। इसके बाद बात करते हैं घनपूर्ति का 1/10 के अभाव में सदन को स्थगित करना। अगर संसद में 1/10 सदस्य नहीं पहुंच पाए हैं तो ये स्थगित करने का कार्य जो करेंगे ये अध्यक्ष ही करेंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है ये कौन, अध्यक्ष ही करता है। इनके बाद बात करते हैं पक्ष विपक्ष मत बराबर होने पर खुद का निर्णायक मत का प्रयोग अध्यक्ष ही करेंगे। पक्ष और विपक्ष का मत जो है बराबर हो गया, इसका निर्णायक मत का जो प्रयोग करेगा ये अध्यक्ष ही करेगा। धन विधेयक का निर्धारण करना ये अध्यक्ष का काम है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा, इसका कार्य अध्यक्ष ही करते हैं। विदेश जाने पर सदस्यों का निर्धारण, विदेश जो जाएंगे ये अध्यक्ष ही निर्धारण करेंगे कौन व्यक्ति विदेश जाएंगे या कौन से लोकसभा के सदस्य विदेश जाने वाले हैं, अध्यक्ष निर्धारित करते हैं। 60 दिनों तक बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित करना। 60 दिन तक अगर वह विधानसभा में नहीं पहुंच पाया है तो उसे अयोग्य घोषित कर देना। इनके बाद चलिए नोट में कुछ बातें जान लेते हैं। जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो 10 वरिष्ठ सदस्यों का फाइनल में राष्ट्रपति जिन्हें चिन्हित या चयनित की करे उसी वह अध्यक्षता कर सकता है। इससे पहले भी बताया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित हो तो 10 वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं वह जिसे चाहे चिन्हित करके वह वरिष्ठ चयनित कर सकते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। संसद की अधिकार के विषय में जानते हैं। संसद के अधिकारी जो होते हैं सबसे पहला लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो होते हैं ये अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं और महासचिव होते हैं। ये अनुच्छेद 98 के तहत होता है, क्या सचिव होता है, बात समझे। तो अनुच्छेद 98 के तहत सचिव होता है। और राज्यसभा की बात करें सभापति होता है, उपसभापति होता है और महासचिव होता है। इसकी चर्चा जो भारतीय संविधान अनुच्छेद 100 में की गई है जिसको चर्चा घनपूर्ति भी होती है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट बातें समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। इधर लोकसभा का सदस्य है तो इसमें महासचिव होगा, इसकी नियुक्ति जो करेंगे अध्यक्ष करेंगे कौन, स्पीकर जिसको कहते हैं। और राज्यसभा जो होगा इसका भी महासचिव होगा, इसका नियुक्ति कौन करेंगे, सभापति। सभापति का मतलब हो गया राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट की देखते हैं कि सचिवालय के अध्यक्ष महासचिव होते हैं लेकिन लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के अलग अलग होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग होते हैं और सचिवालय के जो अध्यक्ष होंगे वह महासचिव होंगे लेकिन लोकसभा के अलग होंगे और राज्यसभा के अलग होंगे। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। महासचिव की कार्य को जान लेते हैं। महासचिव का क्या क्या कार्य, यह जो होते हैं गैर निर्वाचित व अस्थायी अधिकारी होता है। ये गैर निर्वाचित व अस्थायी अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष की बात करें उपाध्यक्ष के बाद तीसरा
महत्वपूर्ण पद अधिकारी होते हैं। महासचिव की बात करें तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बाद महासचिव का तीसरे नंबर सबसे बड़ा पद होता है। यह सदन लोकसभा प्लस राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यह व्यक्ति जो होता है महासचिव लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। यदि कोई अधिकारी इस पद पर आता है अपना पद नाम का उल्लेख नहीं करता है, सदन का प्रमुख सलाह होता है। साथ ही संसदीय संब्राहन अभिलेखाकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है। इस तरह यह संसद का विचार का रक्षक होता है। बात समझे? तो महासचिव जो होता है संसद के विचार का रक्षक होता है। बात समझे? उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आज का क्लास इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारे छोटे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वह फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया है तो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके हमारे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर वीडियो और अच्छी लगी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।